हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी क्लास 9th एंड 10th के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये वायरल मॉडल पेपर जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी बोलूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि अब आपको इस चैनल पे भी लगातार वीडियो मिलती रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अब आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, अब पढ़ने वाला भी टाइम आ गया है। पूरा लग जाओ पूरे मेहनत के साथ, मैं भी अब पूरे मेहनत के साथ लग जाऊंगा आपको पढ़ाने में। तो चलो इस पेपर को हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आप लोग का जो पेपर होगा, ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो अगर आप अलग किसी बोर्ड से हो लाइक बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सेम सिलेबस आपका भी है। ठीक है, चलो तो ये 70 मार्क का यूपी बोर्ड का पेपर होगा और 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, यानी इस प्रकार 100 मार्क का पेपर होगा। इस 70 मार्क में से मतलब 30 मार्क का प्रैक्टिकल वो तो अलग हो गया। अब 70 मार्क का जो ये पेपर होगा, ये वाला जिसमें आपका किसी स्कूल पे सेंटर जाएगा और वहाँ आपको जाकर एग्जाम देना होगा, उसमें से आपका 20 मार्क का शुरू में एमसीक्यू रहेगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। जैसे देख सकते हो ये पेपर में भी खंड अ के अंतर्गत आप लोग ये सब देख सकते हो, 17, 18, 19, 20 इधर आकर 20 एमसीक्यू है। तो चलो सबसे पहले इन एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। यंग इटली और एक यंग यूरोप, दो ये संगठन बनाया। किसने बनाया? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय, जियुसेप्पे मैत्सनी या काउंट काउर या जियुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो देखो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जियुसेप्पे मैत्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप, एक यंग यूरोप भी आप याद रखना, ये दोनों जो गुप्त संगठन है उनको जियुसेप्पे मैत्सनी ने बनाया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस बगल आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूं और इस बगल जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपने सेकंड नंबर कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ओके, मतलब जब जर्मनी पूरी तरह से एकीकृत हो गया 1871 में, तो उस समय किसे जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को या फ्रेडरिक विलियम प्रथम को या ऑटो वन बिस्मार्क को? तो इसका सही ऑप्शन भाई ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, कैसर विलियम प्रथम, या कहीं कहीं आपको विलियम प्रथम लिखा हुआ दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा नाम कैसर विलियम प्रथम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का शासन था? ओके, फ्रांस 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ऑप्शन है कि सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। तो देखो 1789 में आप जानते हो कि फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। उससे पहले या उस समय जो फ्रांस था ना, उस पे क्या था? सीमित राजतंत्र था। 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले आप जानते हो कि पूरे फ्रांस पे एक राजा थे, लुइस आपने नाम सुना होगा, लुइस 16वें, उनका पूरा का पूरा आधिपत्य था पूरा। तो एक तरह से क्या था? सीमित राजतंत्र था। ऐसा नहीं कि बहुत सारे राजा मिलकर पूरे फ्रांस पे राज करते थे। ठीक है, एक ही राजा या उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे राजा होंगे मिलकर राज करते थे पूरे फ्रांस पे, तो एक तरह से सीमित राजतंत्र था। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर यानी चौथा क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण या उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध? तो भाई उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध ही कार्न जो कानून था या कार्न लॉ था उसको समाप्त करने का कारण बना। अब ये क्यों विरोध किए इसको चलो हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे कार्न लॉ के बारे में, क्योंकि कार्न लॉ से रिलेटेड 6 मार्क में लंबा प्रश्न आता है इस पर टिप्पणी लिखने को, तो उसमें हम लोग समझेंगे। बाकी यहाँ पे ये समझना कि उद्योगपति एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण कार्न लॉ को समाप्त किया गया। ठीक है, चलो भाई ये चौथे के बाद उसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स नामक जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। पांचवे का आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवे के बाद
6 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। ओके, संघ सूची मीन्स देखो, संघ सूची जिसपे मतलब केवल केंद्र, संघ मीन्स एक तरह से केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या फिर व्यापार। तो देखो, कृषि, शिक्षा और व्यापार, इन तीनों पे जो कानून बनता है ना, वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाती हैं। लेकिन जो प्रतिरक्षा होता है, ठीक है, यानी वही रक्षा, उस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे बॉर्डर पे जो भाई BSF या आर्मी वाले सब रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी कानून हो गई या जो भी चीज़ें हो गई, वो सब केंद्र सरकार बनाती है। उसमें किसी भी राज्य सरकार का कोई भी हाथ नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो संघ सूची का विषय है तो प्रतिरक्षा। आगे चलते हैं, अगला 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक वर्ग कहने का मतलब, भाई पेन क्यों नहीं चल रही, 1 मिनट, चलो चलने लगी। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक को वर्ग कहने से मतलब है, जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू बहुसंख्यक वर्ग में है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि श्रीलंका में कौन अधिक है। तमिल है, ईसाई हैं, सिंघली हैं या मुस्लिम हैं। तो सही ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा। सिंघली समाज के लोग सबसे ज़्यादा, लगभग 74% श्रीलंका में उपस्थित हैं, ठीक है। चलो, और तमिल भाषा बोलते हैं। अगला हम लोग 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित, सॉरी माफ़ करना, मैंने मतलब यहाँ पे सिंघली को तमिल भाषा बोलते हैं बोल दिया, माफ़ करना, वो सिंघली ही भाषा एक होती है उनकी, वो बोलते हैं, क्लियर। और तमिल ये भी लगभग आई थिंक 16 की 70% है, और ये तमिल भाषा बोलते हैं। और सिंघली जो लोग हैं वो सिंघली भाषी होते हैं, सिंघली एक भाषा होती है, उसको बोलते हैं। चलो, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। ओके, संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे नहीं है। संघात्मक शासन क्या होता है, जिसमें मतलब केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, ठीक है, मतलब दो से अधिक शासन व्यवस्था जहाँ पे होती है एक तरह से। तो यह जैसे हम लोग भारत में भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और उनके अंदर छोटे छोटे जैसे जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, ये मतलब सब शासन की एक तरह से व्यवस्था ही तो है। तो ये आपका संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। तो भारत में भी ऐसा सिस्टम है, बेल्जियम में भी ऐसा सिस्टम है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली है, मतलब पूरी की पूरी जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार के ही पास होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग के इंडिया में देखो, ऐसा तो नहीं है कि हर एक शक्ति केंद्र सरकार के पास है। हर एक जो राज्य है उसके पास अपनी एक अलग ही शक्ति है, ठीक। तो ये आपका इसमें निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, तो श्रीलंका में यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। चलो, अगला 8वें का 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था भाई कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत, कोई मतलब नहीं है इनका। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये गांधी जी का विचार था। अब कहो कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता था। देखो, गांधी जी के सोच में ये था कि मतलब जैसे मतलब सत्ता पे जो लोगों का अधिकार हो, उसमें हर एक धर्म, हर एक मतलब समुदाय के लोग होने चाहिए, सिंपल, ठीक है। और हमें हर एक धर्म को आगे लेकर बढ़ना चाहिए राजनीति में। तो सिंपल वही कह रहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यही इसका मतलब है, ठीक। चलो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 के बाद हम लोग इधर 10 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, आप लोग देख सकते हो। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ओके, लोकतंत्र से संबंधित क्या है, पारदर्शी शासन। तो पारदर्शी शासन बिल्कुल लोकतंत्र से संबंधित है ही। वैध सरकार भी है। उत्तरदायी शासन भी। तो इनमें से तो ये आपका देखो, ये तीनों ऑप्शन सही है, और ये बोला कि इनमें से सभी, मतलब ये सभी ऑप्शन सही है। तो ये आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वें के मतलब आप डी वाले पे गोला रंगोगे। चलो, उसके बाद 11वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी वही सोपानी खेती की जाती है। किस राज्य में की जाती है, तो भाई जहाँ मतलब ज़्यादातर पहाड़ होंगे वहीं पे तो सीढ़ीदार खेती की जाएगी। तो हरियाणा में तो नहीं, सपाट मैदान टाइप का है। पंजाब में भी नहीं। उत्तराखंड, देखो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भूमि ढलान टाइप की है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, ठीक। चलो, अगला 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। ओके, रबी फसल के बारे में बताना है। चावल नहीं, ये तो रबी फसल नहीं। मोटे अनाज, चना का भाई चना,
चना जो अभी जाड़ों के मौसम में अभी ये सीजन भी आ रहा है, अभी जो बोए जाएंगे, मतलब धान काटने के बाद अब देखना चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब बोए जाएंगे तो ये सब रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलो अगला 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ओके, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है ये हमें बताना है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। तो आप याद रखना डायरेक्टली थोरियम। ठीक है, मोनोजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। ठीक, चलो भाई 11वें के बाद 11वें के बाद मैं बोल रहा हूँ 13वें के बाद 14वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ओके, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीधे आप लोग याद रखना सीमेंट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग 14 के बाद 15 नंबर पर चलते हैं। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। भाई श्रीलंका, कई बार इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 15 रही। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है, देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, मतलब जिसमें धातु पाई जाती है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। तो भाई चूना पत्थर। ओके, तो लौह अयस्क में ही हम लोग क्या पाई जाती है, खनिज एक तरह से, मतलब इसमें लोहा पाया जाता है, तो यही सिंपल धात्विक खनिज हो जाएगी। अगला हम लोग 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट में सम्मिलित है। ओके, मतलब किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन क्या कहलाता है। प्रारंभिक क्षेत्रक, जिसको आप प्राथमिक क्षेत्रक भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो सही ऑप्शन आपका ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रक, या जिसको आप प्राथमिक क्षेत्रक भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये 17 का हम लोग का ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इधर आ जाते हैं 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 पे। 1 मिनट, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसको 1 मिनट माफ़ करना यहाँ पे। चलो ओके यार, चलो माफ़ करना, थोड़ा बाहर चला गया था। चलो अगले क्वेश्चन को, यानी 17 के बाद इस 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। यह क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। ओके, एंथ्रासाइट का हमें संबंध बताना है कि जो ये खनिज दी गई है इनमें से किस से इसका संबंध है। ठीक है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या सोना। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ये कोयला हो जाएगा। एंथ्रासाइट का संबंध कोयले से है। ठीक है, ये हम लोग की प्रश्न संख्या इधर 17 तो हमने कर लिया था ना। हाँ, 17 का ये नंबर ऑप्शन सही था। चलो इसके बाद हम लोग 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 का ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ओके, हमें बताना है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये मुद्रा और साख वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसी से यह प्रश्न है। तो 1960, 1980, 1970 या 1950। तो देखो 1970 में मतलब इस बैंक की एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्थापना की गई थी, या एक तरह से यह बैंक शुरू किया गया था। ठीक है, चलो 19 के बाद, हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे तो शायद आपका 1983 और 80 दिखाएगा। ठीक है, वो इसलिए दिखाएगा क्योंकि 1983 में ना पूरा एक तरह से उसका मतलब पूरे देश में मतलब उसका केंद्रीकरण किया गया था। तो ये मतलब ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ शुरुआत से मतलब है क्योंकि शुरू में ही तो उसकी स्थापना हुई थी। चलो बाकी 19 के बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। रोजगार की शर्त पे, या आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सी वाला। ठीक है, चलो तो इस प्रकार हमने जो 20 MCQ था भाई, जो OMR शीट पे आपका आंसर देना होगा, उसको हमने अब तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों पे। आगे देखो खंड ब में आपका अब खंड ब शुरू हो जाता है, जिसमें 50 मार्क के आप लोग के पूरे प्रश्न होंगे, जिसमें से आपका 10 मार्क का मतलब आपका प्रश्न होगा मानचित्र वाला, और 40 मार्क के होंगे ये मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो आपके सोशल साइंस में अब 2-2 नंबर के प्रश्न 3-3 मार्क का नहीं आएगा, जो पीछे आया करता था। अब 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे वर्णात्मक प्रश्न में, मतलब एक 4 मार्क वाला और एक आपका 6 मार्क वाला। ठीक है, 4 मार्क वाले में भी आपके 8 प्रश्न रहेंगे, मतलब देखो एक और बीच में अथवा कर दिए, ये प्रश्न करो या ये करो। जैसे अब दूसरा प्रश्न, पहले के बाद अब दूसरा प्रश्न में ये प्रश्न और अथवा कर ये प्रश्न, तो इसी प्रकार कर 4 प्रश्न आएंगे। 4 नहीं, कुल 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 4 को ही आपको हल करना है। और 4 को हल करोगे तो प्रत्येक का 4-4 मार्क, यानी यहाँ से आपको 16 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ
वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड में, और ये 4 मार्क के प्रश्न रहेंगे। और ये वर्णनात्मक प्रश्न इसको सेकंड बोला गया है। उसके बाद इसमें भी आपके 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 प्रश्न और 6 मार्क के ये प्रश्न रहेंगे, तो ये 24 मार्क, यानी 24 और इधर आपका ये 16, 6 4 10 का 0, 2 1 3 1 हासिल लगा 4, यानी 40 मार्क ये हो गया। तो 40 मार्क की ये प्रश्न, 40 मार्क की ये, और आपका 20 मार्क का आपका MCQ, यानी आपका 60 नंबर हो गया, ठीक है। और इधर आपका 10 नंबर मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो चलो इन प्रश्नों को मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इनको मैं लिख कर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इनको तो लिखना पड़ेगा भाई, तो लिख कर मैं एक एक कर बता दूंगा। हम लोग सीधे इधर आ जाते हैं मानचित्र वाले प्रश्न पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न में 2 प्रश्न रहेंगे, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 का A और B। मतलब यहाँ पे जो ए वाला यहाँ पे 5 प्रश्न रहेगा, ये आपके इतिहास से रहेगा, यानी हिस्ट्री से रहेगा। और यहाँ बी वाला जो रहेगा 5 प्रश्न, ये आपका भूगोल वाले पार्ट से रहेगा। बाकी अर्थशास्त्र और राजनीति वाला जो पार्ट है उससे आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और भाई यहाँ प्रश्न होता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो ये चलो ये तो आपको नहीं करना होता, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है। सेम वही प्रश्न होता है, केवल इसको मानचित्र पर दर्शाना नहीं होता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल इसका आंसर जानेंगे। किसी वीडियो में मैं मानचित्र में कैसे इसको दर्शाया जाता है मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, वह स्थान हमें बताना है, और साथ ही मानचित्र में हमें दर्शाना है। तो मानचित्र में दर्शाने का मतलब आधा मार्क, और आपको वहाँ पे नाम लिखने का आधा मार्क, यानी 1 मार्क मिलेगा। तो चलो यहाँ केवल इसका आंसर हम लोग इन सभी प्रश्नों को जान लेते हैं, ठीक है। किसी वीडियो में हम लोग दर्शाना सीख लेंगे, क्योंकि आंसर हमें मालूम रहेगा तभी तो हम लोग दर्शा पाएंगे, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में, तो देखो जो सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे मतलब एक काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, एक सितंबर में और एक दिसंबर में हुआ था, ठीक है। तो सितंबर 1920 वाला एक मतलब स्पेशल ये अधिवेशन था, ये कलकत्ता में हुआ था। और दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ओके, नमक कानून कहाँ तोड़ा? तो भाई इसका सही आंसर है आपका डांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, भाई जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी? पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। चलो उसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ओके, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो वह है भाई बिहार का चंपारण, ठीक है, बिहार के चंपारण में हुआ था। उसके बाद अगला 5वां प्रश्न, वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। ओके, चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी भाई? तो ये मतलब जिला का हमें नाम बताना है, तो गोरखपुर में घटी थी भाई, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे घटी थी, ठीक। तो जिला पूछ रहा है तो गोरखपुर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। मैं लिख देता हूँ ये गोरखपुर, जहाँ से अभी हम लोग के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, ठीक। चलो तो ये हम लोग का 5 प्रश्न हो गया। उसके बाद चलो ये आपके हिस्ट्री से होंगे 5 और ये आपके भूगोल से होंगे, ठीक। तो चलो इनका भी आंसर जान लेते हैं। देखो सबसे पहला, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है मानचित्र में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भाई लखनऊ है। अब लखनऊ को आपको मैप दिया रहेगा, उसमें आपको ईपी वाले मैप में जाकर लखनऊ आपको दर्शाना होगा। कहीं पे आप मतलब देख लो कहाँ पड़ता है, वहाँ पे आप इस ऐसे दर्शा दोगे और यहाँ पे लखनऊ लिख दोगे, तो आपको दर्शाने का ये मतलब आधा मार्क और लखनऊ राजधानी के नाम लिखने का आधा मार्क यानी 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक। चलो तो इसका सही ऑप्शन मतलब सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो चलो मानचित्र में नहीं दर्शाते हैं, यहाँ नर्मदा नदी पर बना एक बांध का हम लोग नाम जान लेते हैं। ऐसे तो नर्मदा नदी पे मतलब बहुत सारे बांध बने हुए हैं, लगभग आई थिंक मतलब 25 की 30 बांध छोटे मोटे सब बांध मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे इस पे जो फेमस बांध है वो है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी पे जो सबसे फेमस बांध है वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ पे स्थित है? जो गुजरात में स्थित है। चलो तो नर्मदा नदी पर बना एक बांध सरदार सरोवर बांध आप लोग याद रखना। उसके अलावा 3rd प्रश्न है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दक्षिण भारत की एक नदी, प्रमुख नदी कौन सी है? तो भाई ऐसे तो नदियाँ बहुत सारी हैं दक्षिण भारत की, लेकिन सबसे फेमस नदी भाई मैं बताता हूँ कौन सी है, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी सबसे फेमस नदी है दक्षिण भारत की, तो आप लोग ये याद रखना। ये महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है और तेलंगाना यानी वही
हैदराबाद होते आंध्रा में चली जाती है, यानी आंध्र प्रदेश में चली जाती है। चलो, तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है इसके बाद कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का मतलब हमें चिन्ह द्वारा नाम सहित ऐसे मतलब दर्शाना है मानचित्र में, और नाम भी लिखना है। तो जूट उत्पादक राज्य में कई सारे राज्य आ जाएंगे आपका, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी होता है जूट उत्पादन, असम, उड़ीसा, मेघालय सब आ जाएंगे। लेकिन सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्यों? पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो एक तो कहीं अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ दे कि जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य तो पश्चिम बंगाल, तो इस तरह से आपका 2 प्रश्न क्लियर हो गया। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादन राज्य का नाम चिन्ह सहित आपको दर्शाना है तो पश्चिम बंगाल आप याद रखिएगा, और इसको कैसे दर्शाया जाएगा वो कभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अगला प्रश्न है चौथे के बाद 5वां नंबर, ठीक है, कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ओके, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र हमें दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपका देखो यूपी में ही स्थित है आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, यह सब एक काफ़ी फेमस है, एक मतलब तमिलनाडु में स्थित है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो ये 2 आप लोग याद रखना, बाकी आप जो मन करे वो दर्शाना, दोनों में से कोई एक, क्योंकि हमें भारत में बोल रहा है कि भारत में कोई भी। इसके अलावा और भी कई सारे परमाणु मतलब ऊर्जा केंद्र है, लेकिन ये 2 काफ़ी फेमस है, एक यूपी में हम लोग का नरौरा और एक तमिलनाडु में स्थित कल्पक्कम। ठीक है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हमने इन 5 और ये मतलब ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, यानी 10 और उसके साथ 20 नंबर का MCQ यानी 30 नंबर के प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। बाकी जो ये प्रश्न है इनको मैं एक एक कर लिखवा दूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो चली तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।